नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि अपने देश को हम इंडिया भी कहते हैं और भारत भी? आखिर ऐसा क्यों है? आज हम अपने देश के इन अलग-अलग नामों के पीछे की बड़ी ही दिलचस्प कहानी को जानेंगे। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और अपनी पड़ताल शुरू करते हैं हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की पहली ही लाइन से। ये जो लाइन है ना, इंडिया दैट इज भारत, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में लिखी है। मतलब ऑफिशियली दोनों ही नाम सही हैं। और बस यहीं से हमारी ये जो खोज है वो शुरू होती है। तो संविधान का ये वाक्य हमारा मॉडर्न सुराग है, लेकिन इसकी पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे पहुंचते हैं पुराने जमाने में, जहां हमें हमारे पहले सुराग मिलेंगे, प्राचीन ग्रंथों में। तो सबसे पुराने नामों में से एक जो हमें मिलता है वो है सप्त सिंधु। इसका सीधा सा मतलब है 7 नदियों की धरती। और ये नाम पता है कहाँ से आता है? ऋग्वेद से, जो कि हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है। और उस वक्त ये नाम पूरे देश के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर उत्तर पश्चिम के उस इलाके के लिए इस्तेमाल होता था जहां ये नदियां बहती थीं। जरा इस मैप को देखिए, यही वो 7 नदियों का इलाका है। इनमें जो सबसे जरूरी नदी थी वो थी सिंधु, और इसी नदी में पूरे क्षेत्र को अपना नाम दिया। इस नदी का नाम अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हमारी कहानी में ये बार बार लौट कर आएगी। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, महाभारत जैसे ग्रंथों में पूरे उपमहाद्वीप के लिए नए नाम सामने आए। भारतवर्ष और जम्बूद्वीप। भारतवर्ष का मतलब था भरत का देश, और जम्बूद्वीप का मतलब था जामुन के पेड़ों वाला द्वीप। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक ने भी, सोचिए, करीब 250 ईसा पूर्व अपने इतने बड़े साम्राज्य के बारे में बताने के लिए अपने शिलालेखों में जम्बूद्वीप नाम का इस्तेमाल किया था। फिर कुछ सदियों बाद विष्णु पुराण में भारत नाम की एक बहुत ही साफ सुथरी परिभाषा दी गई। ये श्लोक कहता है कि वो देश जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं। अब जरा इस मैप को देखिए, दक्षिण में समुद्र है और उत्तर में बर्फीले पहाड़ यानी कि हिमालय। सोचिए, इतने पुराने ग्रंथ में इतनी सटीक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन, है ना कमाल की बात। अच्छा, ये तो हो गई हमारे अपने दिए हुए नामों की बात। अब देखते हैं कि बाहर से जो लोग आए, उन्होंने हमारी जमीन को क्या नाम दिया। और यहाँ हम फिर से लौट आते हैं उसी सिंधु नदी पर, जिसे दुनिया इंडस रिवर के नाम से जानती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विदेशियों ने हमारे देश के लिए जितने भी नाम इस्तेमाल किए, वे लगभग सभी इसी एक नदी से निकले हैं। अब ये बड़ा मजेदार है कि कैसे एक शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में जाकर बदलता गया। देखिए, सब शुरू हुआ सिंधु से। अब जो पुराने पर्शियन लोग थे वो स नहीं बोल पाते थे, वो स को ह बोलते थे, तो सिंधु बन गया हिंदू। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये उस वक्त कोई धार्मिक शब्द नहीं था, सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टर्म था, मतलब सिंधु नदी के पार की जमीन। फिर जब यूनानी यानी ग्रीक लोगों ने पर्शियन से ये नाम सुना, तो उन्होंने ह भी हटा दिया और इसे इंडोई कहने लगे। और बस यही इंडोई लैटिन से होते होते अंग्रेजी में इंडिया बन गया। कमाल की यात्रा है ना इस शब्द की। सिर्फ पर्शियन और ग्रीक ही नहीं, ह्यूएनसांग जैसे जो पुराने चीनी यात्री थे, उन्होंने भी सिंधु से ही निकले शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे यिंतु या यिंदू, और कभी-कभी त्यांजू भी। तो इन सभी सुरागों को जोड़ने पर एक बात तो साफ हो जाती है, हमारे देश के हमेशा से कई नाम रहे हैं। कुछ नाम यहाँ के लोगों ने खुद दिए और कुछ नाम दूसरे देशों से आए यात्रियों ने। ये टेबल हमारी पूरी कहानी का एक निचोड़ है। एक तरफ हम देखते हैं हमारी संस्कृति से निकले नाम, जैसे सप्त सिंधु और भारतवर्ष, और दूसरी तरफ वो नाम है जो दूसरी संस्कृतियों से बातचीत के दौरान पैदा हुए, जैसे हिंदू और इंडिया। हर एक नाम हमारे शानदार इतिहास की एक अलग खिड़की खोलता है। और इसी के साथ हमारी वो जो शुरुआती पहेली थी वो सुलझ गई है। हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत कहना कोई गलती या कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत सोचा समझा फैसला है। ये भारत के रूप में हमारी हजारों साल पुरानी विरासत और इंडिया नाम, जिससे पूरी दुनिया हमें जानती है, दोनों को सम्मान देता है। हमारे देश के नाम हजारों साल पुरानी कहानी सुनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारी पीढ़ी इस लंबी कहानी में अपना कौन सा नया अध्याय जोड़ेगी। ये जो इतना अमीर और बहुस्तरीय इतिहास है हमारा, इस पर हम सबको सच में गर्व होना चाहिए।